हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ये राष्ट्रकूट वंश है, इसकी स्थापना सबसे पहले किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दोस्तों दंती दुर्ग राजा ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों? 736 ईस्वी के अंदर क्या है? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि राष्ट्रकूट वंश है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की थी दोस्तों? 736 ईस्वी के अंदर। और ये किसने की थी दोस्तों? दंती दुर्ग राजा ने क्या की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग ने क्या किया? नासिक को क्या किया? अपनी राजधानी बनाया, अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। यानी कि राजधानी किसको बनाया? नासिक को। राजधानी बनाया किसको? नासिक को अपने राज्य की यानी साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है ना। जो दंती दुर्ग राजा था, इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी 736 ईस्वी के अंदर। और इसने जो अपनी राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था दोस्तों? नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि इस वंश के अंदर, राष्ट्रकूट वंश के अंदर दोस्तों 14 राजा हुए थे। यानी कि राष्ट्रकूट वंश के अंदर कुल 14 राजा हुए थे। ठीक है ना। राष्ट्रकूट वंश में कुल कितने राजा हुए थे? 14 राजा हुए थे, जिनमें से जो प्रमुख राजा हैं उनका वर्णन मैं आपके सामने करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात आती है किसकी? राजा दंती दुर्ग की बात आती है। यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश के जो 14 राजा थे, उनके जो मुख्य राजा थे ना, उनमें एक नंबर बात आती है किसकी? राजा दंती दुर्ग राजा की बात करूंगा मैं। तो दोस्तों ये दंती दुर्ग था, इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी 736 ईस्वी के अंदर। इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया? नासिक को अपनी राजधानी बना लिया था। दंती दुर्ग ने क्या किया? कलिंगी, कौशल, कांची तथा जो काठ है, इनको क्या किया? अपने साम्राज्य के अंदर मिलाया था। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि कलिंग है, कलिंग के बाद दोस्तों कौशल, कांची तथा काठ। कलिंग हो गया, कलिंग, कौशल, कांट को क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है ना। राजा दंती दुर्ग ने कलिंग, कौशल, कांची, कांट को क्या किया? अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था दोस्तों, राजा दंती दुर्ग ने। और ये राष्ट्रकूट वंश की क्या थे दोस्तों? संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश की इसने 736 ईस्वी के अंदर स्थापना कर दी थी। और इसके साम्राज्य के अंदर ये मिला था, इसने कलिंग को मिला लिया था, कौशल को, कांट को, कांची यानी कि कांची, ये 4 क्षेत्र थे, इनको अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था दंती दुर्ग ने। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा कृष्ण प्रथम की। 2 नंबर जो राजा था राष्ट्रकूट वंश का, कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम ने क्या किया दोस्तों? जो चालुक्य राजा था, चालुक्य राजा का नाम क्या था दोस्तों? विष्णुवर्धन, यानी कि विष्णुवर्धन नाम था। चालुक्य वंश का राजा था ये, जो कि चालुक्य वंश का राजा था। कौन? विष्णुवर्धन। इसके साथ युद्ध करके क्या किया? इसको हरा दिया। ठीक है ना। हरा दिया था दोस्तों विष्णुवर्धन को। और दोस्तों इसने क्या किया? कृष्ण प्रथम ने जो एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाशनाथ, उसका क्या किया था? इसने निर्माण किया था। कैलाशनाथ मंदिर का क्या कर दिया था दोस्तों? इसने निर्माण किया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। तो कृष्ण प्रथम की 2 ही मुख्य बातें हैं कि कृष्ण प्रथम ने क्या किया? जो एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम है कैलाशनाथ मंदिर, इसका क्या करा था? इसने निर्माण किया था दोस्तों। और इसने विष्णु यानी कि चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन के साथ में युद्ध किया। युद्ध के दौरान क्या किया? इसने विष्णुवर्धन को हरा दिया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे दोस्तों बात करूंगा मैं ध्रुव राजा की। यानी कि राष्ट्रकूट वंश का जो तीसरा राजा था, जिसका नाम था ध्रुव राजा था। तो ध्रुव राजा की मैं बात करूं, ये तो कृष्णवर्धन हो गया। तीसरा राजा कृष्ण प्रथम, तीसरा राजा है ध्रुव राजा की मैं बात करूं दोस्तों, तो ध्रुव राजा ने क्या किया? उज्जैन के जो गुर्जर प्रतिहार राजा, जिसका नाम था वत्सराज। ठीक है ना। उज्जैन प्रतिहार की जो राजा थे, जिसका नाम था वत्सराज, और गंगराज तथा पल्लव नरेशों को क्या किया था? इसने हराया था। यानी कि राजा ध्रुव ने किन किन को हराया था? उज्जैन की जो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे, जिसका नाम था वत्सराज, गंगराज तथा पल्लव नरेश, इनको क्या किया था? इसने हराया था। यानी कि
गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा कौन कौन थे, यानी कि वत्सराज के बारे में दोस्तों मैं बात करूं किसकी, गंगराज, और जो पल्लव नरेश थे, गंगराज हो गया और पल्लव नरेश, इनको क्या किया था, युद्ध के दौरान इनको हरा दिया था, किसने, राजा ध्रुव ने, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करूंगा मैं जो चौथा राजा था किसका, दंती दुर्ग का, जो मुख्य राजाओं की बात कर रहा हूं मैं, तो चौथा राजा कौन था दोस्तों, गोविंद तृतीय, क्या नाम था उसका, चौथे राजा का गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट वंश का ये राजा था, प्रमुख राजा थे दोस्तों ये, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसने क्या किया दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट तथा जो पाल वंश की राजा जिसका नाम था दोस्तों धर्मपाल को क्या किया था, इसने हराया था दोस्तों। एक तो नागभट्ट जो कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे, और दूसरा था कौन सा, पाल वंश का राजा जिसका नाम था दोस्तों धर्मपाल, इनको क्या किया, इसने हराया था। यानी कि नागभट्ट व धर्मपाल को क्या किया था, युद्ध के दौरान हराया था। तो ये तो किसका था दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था ये तो, नागभट्ट था ये तो। और ये किसका था दोस्तों, जो पाल वंश का राजा था, ठीक है ना। जो गुर्जर प्रतिहार है वंश के राजा का नाम क्या था दोस्तों, नागभट्ट था, और जो धर्मपाल ये राजा था ये किसका था दोस्तों, पाल वंश का राजा था, और इनको क्या किया था दोस्तों, इसने हरा दिया था युद्ध के दौरान, ठीक है ना दोस्तों। अब जो आगे मैं राजा की बात करूंगा उस राजा का नाम था दोस्तों अमोघवर्ष, क्या नाम था दोस्तों उस राजा का, अमोघवर्ष, तो दोस्तों इस राजा की मैं बारे में आपको बताऊं तो यह एक शांतिप्रिय राजा था दोस्तों, अमोघवर्ष है ना, अमोघवर्ष क्या था दोस्तों, एक शांतिप्रिय राजा था, और इसने लगभग 64 वर्ष तक क्या किया, शासन किया राष्ट्रकूटी वंश के अंदर। यानी कि राजा अमोघवर्ष ने क्या किया, 64 वर्ष तक क्या किया, राष्ट्रकूट वंश के अंदर शासन किया, और ये क्या था दोस्तों, शांतिप्रिय राजा था दोस्तों। तथा इसने क्या किया दोस्तों, आगे मैं बात करूं, जो मान्यखेत या फिर मालखेर बोलते हैं, इसको क्या बनाया, इसने अपने वंश की राजधानी बनाया था दोस्तों, ठीक है ना, अमोघवर्ष ने। यानी कि ये क्या था दोस्तों, शांतिप्रिय राजा था, शांतिप्रिय राजा था दोस्तों ये। और ये क्या था दोस्तों, इसने 64 वर्ष तक क्या किया, शासन किया राष्ट्रकूट वंश के अंदर, है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसने मान्यखेत को क्या किया, अपनी जो साम्राज्य है इसकी राजधानी बनाया था, ठीक है ना, मान्यखेत को। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि जो ये है ना, जो अमोघवर्ष राजा था इसने क्या किया, सुलेमान नामक जो अरब यात्री था उसने क्या किया, इस राजा की गिनती है वो किस में की है, विश्व के जो 4 महान सम्राट राजा थे उनमें क्या की है, इस राजा की गिनती की है। यानी कि किसने की है, जो अरबी यात्री था जिसका नाम था सुलेमान नामक जो अरब यात्री था, इसने क्या किया है, अमोघवर्ष जो ये राजा था इसकी गिनती जो विश्व के 4 महान राजा थे उनमें क्या की है, इस राजा की गिनती की है, उसमें इनको शामिल किया है 4 महान राजाओं के अंदर। जो विश्व के 4 महान राजा थे उन 4 महान राजाओं में क्या है, इस अमोघवर्ष राजा को भी क्या है, शामिल किया है। ये बात किसने शामिल किया है, जो सुलेमान जो कौन था, अरब यात्री था दोस्तों, उसने किया है इसको शामिल। अब आगे दोस्तों मैं बात करूंगा जो यानी कि मुख्य राजाओं में 6ठे नंबर पे राजा थे वो कौन थे दोस्तों, उस राजा का नाम था दोस्तों कृष्ण तृतीय तथा इंद्र तृतीय। ये राजा थे दोस्तों, मुख्य राजा थे, यानी कि कृष्ण तृतीय व इंद्र द्वितीय, कृष्ण तृतीय व इंद्र तृतीय, ये क्या थे दोस्तों, इस राष्ट्रकूट वंश के मुख्य राजा थे, इंद्र तृतीय। तो दोस्तों इनके बारे में आपको बताऊं तो इन दोनों ने क्या किया था दोस्तों, राजाओं ने, ये दोनों राजा थे मतलब कौन कौन, इंद्र तृतीय, जो कृष्ण तृतीय और जो इंद्र तृतीय है, इन्होंने क्या किया,
कनौज के राजा जिसका नाम था महिपाल दोस्तों, उस महिपाल राजा को क्या किया इन दोनों ने मिलकर के हरा दिया, जिससे महिपाल भागने के लिए क्या होना पड़ा, फिर महिपाल को विवश होना पड़ा। महिपाल है ना, वो इन दोनों से डर करके भाग गया था दोस्तों। इन्होंने क्या किया, जो महिपाल नाम का राजा था, महिपाल नाम के राजा के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण के दौरान क्या है दोस्तों, महिपाल राजा हार गया था, और हार करके ये क्या हो गया, भागने के लिए विवश हो गया, भागने के लिए इसको विवश होना पड़ा इन दोनों से डर करके। ठीक है ना दोस्तों। अब जो मुख्य राजाओं में लास्ट राजा की बात करूँगा, जो ये कृष्ण तृतीय है उसकी बात करूँगा दोस्तों में। यहाँ पे दोस्तों ये द्वितीय राजा है, सॉरी, ये कृष्ण द्वितीय है और इंद्र तृतीय है। ठीक है ना। अब जो आगे मुख्य राजा है उसकी मैं बात करूं तो कृष्ण तृतीय की बात करूंगा दोस्तों में। तो कृष्ण तृतीय ने क्या किया दोस्तों, कृष्ण तृतीय की बात आती है कि जो यह एक राष्ट्रकूट वंश का क्या था, अंतिम राजा था दोस्तों, कृष्ण तृतीय था ये, है ना। और इसने क्या किया, गंगराज तथा राजमल राजा को क्या किया था, हरा दिया था। यानी कि जो कृष्ण तृतीय है ये क्या था, अंतिम राजा था, और इसने जो राजमल और जो गंगराज, राजमल तथा यानी कि गंगराज तथा जो राजमल है, इन दोनों राजाओं को क्या किया, इसने हरा दिया था। ये अंतिम राजा था, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा था ये। तो शायद आपको मैंने जो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के बारे में बताया तो कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। फिर से हम क्या कर लेते हैं, रिपीटेशन कर लेते हैं दोस्तों, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, राजा दंतीदुर्ग ने की थी, और ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दोस्तों, और इसने 736 के अंदर क्या है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दोस्तों। अब जो राष्ट्रकूट वंश के अंदर जो राजा थे वो उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों, 14 राजा हुए थे, और 14 राजाओं में मैंने मुख्य मुख्य राजाओं को के बारे में आपको बताया है। और फिर से देख लो दोस्तों एक बार, यानी कि दंतीदुर्ग राजा है, इसके बारे में आपको बताऊं तो जो ये क्या थे दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, और इन्होंने नासिक को क्या बनाया, अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसके बाद दोस्तों इसने कलिंग, कौशल और जो कांची काट है, इनको क्या किया, अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था दोस्तों। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करूं हमें कर्षण प्रथम की, तो कर्षण प्रथम ने क्या किया दोस्तों, इस राजा ने एलोरा की जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है कैलाशनाथ, इसका क्या किया, निर्माण किया कृष्ण प्रथम ने। और इसके बाद में दोस्तों जो चालुक्य राजा जिसका नाम था दोस्तों विष्णुवर्धन, इसके साथ युद्ध करके क्या किया, उसको हरा दिया था, राजा विष्णुवर्धन को, चालुक्य राजा था ये। फिर बात आती है दोस्तों ध्रुव राजा की, तो ध्रुव राजा ने क्या किया दोस्तों, यानी कि ध्रुव राजा ने उज्जैन की जो गुर्जर प्रतिहार वंश की राजा जिसका नाम वत्सराज, गंगराज तथा पल्लव नरेश, इनको क्या किया, इसने हराया था ध्रुव राजा ने। फिर बात आती है दोस्तों किसकी, गोविंद तृतीय की बात आती है। तो गोविंद तृतीय ने क्या किया दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा जिसका नाम था नागभट्ट तथा पाल वंश के राजा जिसका क्या नाम था दोस्तों धर्मपाल, इन दोनों को क्या किया, युद्ध के दौरान हरा दिया था। ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों 5 नंबर पे अमोघवर्ष राजा की। तो अमोघवर्ष राजा ने क्या किया दोस्तों, यह एक शांतिप्रिय राजा था दोस्तों, और इसने 64 वर्ष तक क्या किया, राष्ट्रकूट वंश के अंदर राज किया था, शासन किया था दोस्तों। ठीक है ना। और मान्यकेतु को क्या किया, इसने अपनी राज्य की राजधानी बनाया था। फिर बात आती है दोस्तों, यानी कि सुलेमान नामक एक अरब यात्री था दोस्तों, उसने क्या बताया इसके बारे में कि जो ये अमोघवर्ष राजा था, ये ऐसा राजा था जो विश्व के 4 महान राजा थे ना, उनमें क्या है, इनकी गिनती की जाती है दोस्तों। ये बात है राजा जो अरब यात्री था सुलेमान, उसने इस बात की पुष्टि की है कि ये इतने महान राजा थे जो इनकी गिनती है ना विश्व के 4 महान राजाओं में की जाती है, इसकी गिनती अमोघवर्ष राजा की। ठीक है ना। अब बात आती है कृष्ण द्वितीय और जो इंद्र तृतीय है, इनकी बात करूँ दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, कनौज की राजा जिसका नाम था महिपाल को हरा दिया था, जिससे क्या है, महिपाल को भागने के लिए क्या होना पड़ा, विवश होना पड़ा दोस्तों। फिर बात आती है कृष्ण तृतीय की। तो कृष्ण तृतीय ने क्या किया दोस्तों, ये क्या था, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा था, और इसने गंगराज तथा जो राजमल है इनको युद्ध के दौरान क्या कर दिया, हरा दिया था। तो ये क्या थे दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। अब बात आती है राष्ट्रकूट वंश में जो साहित्य तथा कला का जो विकास है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम कौन सी बात करते हैं, जो राष्ट्रकूट वंश में जो साहित्य तथा कला के बारे में जो विकास है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो ये राजा थे, मतलब राष्ट्रकूट वंश के जितने भी राजा हुए थे ये क्या थे दोस्तों, वैदिक धर्म के समर्थक थे। जितने भी राजा हुए थे ये क्या थे दोस्तों, वैदिक धर्म को मानने वाले थे, वैदिक धर्म के समर्थक थे दोस्तों। और इन राजाओं ने अपने शासन काल में अनेक भव्य खूबसूरत मंदिरों का क्या किया, निर्माण किया था। यानी कि ये जो राजा थे इन्होंने क्या किया, अपने शासन काल के अंदर अनेक भव्य जो खूबसूरत मंदिर थे इनका क्या किया, इन्होंने निर्माण किया था दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों कि ये क्या थे दोस्तों, ये राजा थे, ये राजा कन्नड़ व संस्कृत साहित्य के क्या थे, अच्छे ज्ञाता थे। कन्नड़ और जो संस्कृत साहित्य है
इनके क्या थे दोस्तों, ये अच्छे ज्ञाता थे। और इस वंश के राजाओं को अरबों ने क्या किया, बलरा या फिर जो बलराज के नाम से क्या है पुकारा है। ठीक है ना दोस्तों। जो हम बात करें किसकी, राष्ट्रकूट वंश की साहित्य व कला की बात करने हैं दोस्तों। तो राष्ट्रकूट वंश की साहित्य व कला की मैं बात करूं तो ये राजा थे ना, ये वैदिक धर्म को मानने वाले थे, वैदिक धर्म को क्या थे, मानने वाले थे। ठीक है ना। और अपने शासनकाल में खूबसूरत मंदिरों का निर्माण करवाया, खूबसूरत मंदिरों का निर्माण करवाया इन्होंने, राजाओं ने। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये क्या थे दोस्तों, संस्कृत व कन्नड़, संस्कृत व कन्नड़ साहित्य, संस्कृत व कन्नड़ साहित्य के क्या थे दोस्तों, अच्छे ज्ञाता थे। ठीक है ना। और आगे मैं बात करूं तो जो ये राजा थे ना, इन राजाओं को अरबों ने क्या बोला है, या तो बलरा या फिर बलराज, बलरा या बलराज, बलरा या बलराज के नाम से क्या है पुकारा है इनको। किसने, अरब देश के जो यानी कि अरब देश के जो निवासी थे ना, उन्होंने इनको, जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे ना, इनको बलरा या फिर बलराज के नाम से पुकारा है दोस्तों। फिर बात आती है किसकी, गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करूँगा मैं। तो ये आपका राष्ट्रकूट वंश ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। यानी कि राष्ट्रकूट वंश के साहित्य की यही बात है, कला और साहित्य की, कि ये जो राजा थे ये वैदिक धर्म को मानने वाले थे, वैदिक धर्म के समर्थक थे। और इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया, खूबसूरत मंदिरों का निर्माण करवाया था दोस्तों। और ये जो राजा थे ये संस्कृत व कन्नड़ साहित्य के क्या थे, बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे। और अरबों ने क्या पुकारा है इनको, बलरा या फिर बलराज के नाम से क्या है इनको पुकारा है। ठीक है ना दोस्तों। तो राष्ट्रकूट वंश ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों कौन से वंश के बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए, गुर्जर प्रतिहार वंश क्या है, इसकी स्थापना है वो किसने की, और इस गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर कौन कौन राजा हुए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश की हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसकी स्थापना 725 ईस्वी में किसने की थी, नागभट्ट नामक एक सामंत था, उसके द्वारा की गई थी। और कहाँ पे, गुजरात के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसकी स्थापना किसने की थी, नागभट्ट नाम के एक सामंत ने की थी। और कहाँ पे, गुजरात के अंदर की थी। कब की थी, 725 के अंदर। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट नामक सामंत ने, और 725 ईस्वी के अंदर की थी दोस्तों। ठीक है ना। कहाँ पे, गुजरात राज्य के अंदर की थी। ठीक है ना। तो यानी कि गुजरात राज्य में इसकी स्थापना होने की वजह से इसका नाम गुर्जर प्रतिहार वंश पड़ा है। ठीक है ना दोस्तों, रखा गया था दोस्तों। यानी कि नागभट्ट नामक एक सामंत था, उस सामंत ने क्या किया, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, संस्थापक थे ये। और 725 के अंदर क्या है इसकी स्थापना की थी। और क्या है दोस्तों, कहाँ पे की थी, गुजरात के अंदर इसकी स्थापना की थी। अब गुर्जर प्रतिहार वंश के जो मैं राजा के बारे में बात करूँ तो इसके जो प्रमुख राजा थे उनके अंदर मैं नागभट्ट प्रथम की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। यानी कि नागभट्ट प्रथम। तो दोस्तों ये नागभट्ट प्रथम था, इसने क्या किया दोस्तों, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। ठीक है ना। इन्होंने सिंध प्रांत को क्या किया, होने वाले जो आक्रमण था उनका आसानी से अपनी सामना कर लिया था दोस्तों। ठीक है ना। जो सिंध प्रांत की ओर से होने वाला जो आक्रमण था ना, उस आक्रमण का इसने क्या किया, आसानी से सामना कर लिया था। सिंध प्रांत की ओर से होने वाला जो आक्रमण था, यानी कि सिंध प्रांत की ओर से जो होने वाला आक्रमण था ना, उस आक्रमण का इसने डट करके यानी कि आसानी से सामना कर लिया था दोस्तों। अब बात करूँ मैं वत्सराज की, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो मुख्य राजा था वत्सराज, इसके बारे में हम देखें। यानी कि ये कैसा राजा था, तो दोस्तों यह गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था दोस्तों, पहला राजा था। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, जो नागभट्ट थे ये क्या थे दोस्तों, इसके संस्थापक थे। और जो वत्सराज था ना, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था दोस्तों, पहला राजा था, प्रथम राजा था ये। ठीक है ना। प्रथम ही राजा था कौन, वत्सराज। क्वेश्चन आए गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम राजा का नाम बताइए, तो क्या होगा दोस्तों, प्रथम राजा थे वो वत्सराज थे। ठीक है ना दोस्तों। अब वत्सराज के आगे मैं बात करूं तो
इस राजा ने क्या किया, सम्राट की उपाधि भी प्राप्त की थी। सम्राट का मतलब राजा की उपाधि इसने प्राप्त कर ली थी दोस्तों। और अपने वंश की जो शक्ति व समृद्धि है उसका बढ़ाने के लिए क्या किया, इसने भरपूर प्रयास किया। तो यानी कि इसने क्या की थी दोस्तों, सम्राट की उपाधि, सम्राट की उपाधि इसने प्राप्त की थी दोस्तों। फिर बात आती है किसकी, नागभट्ट द्वितीय की, यानी कि जो मुख्य राजा था तीसरा किसका, गुर्जर प्रतिहार वंश का, नागभट्ट द्वितीय की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये नागभट्ट द्वितीय कौन था दोस्तों, ये नागभट्ट द्वितीय यानी कि जो ये वत्सराज है ना, वत्सराज का क्या था, कौन था, ये पुत्र था। वत्सराज का पुत्र कौन था, नागभट्ट द्वितीय था दोस्तों, ठीक है ना। और इसने क्या किया, 816 ईस्वी के अंदर गंगा की घाटी पर आक्रमण किया और कनौज को क्या कर लिया, फिर अपने साम्राज्य में मिला लिया था दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो ये वत्सराज का पुत्र था नागभट्ट द्वितीय, और इसने क्या किया, 816 के अंदर क्या किया दोस्तों, इसने कनौज के ऊपर आक्रमण करके और इसको अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था दोस्तों। और यह राजा राष्ट्रकूट के राजा जिसका नाम था गोविंद द्वितीय से हार गया था दोस्तों। ये नागभट्ट द्वितीय था ये, यानी कि जो इससे पहले हमने कौन सा वंश पढ़ा था दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश पढ़ा था। और उसके अंदर जो राजा हुआ था गोविंद द्वितीय, उस गोविंद द्वितीय से क्या था दोस्तों, ये हार गया था दोस्तों आक्रमण के अंदर, ठीक है ना। फिर भी इसने क्या किया दोस्तों, कनौज तथा इसके आसपास के क्षेत्र को अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था दोस्तों। कब, और इसका शासन चला था वो कब तक चला था दोस्तों, 1018 से लेकर के 1019 ईस्वी तक इसका शासन चला था दोस्तों। यानी कि नागभट्ट द्वितीय के शासन के बारे में बात करूं तो इसका शासन चला था दोस्तों 1018 ईस्वी से लेकर के 1019 ईस्वी तक क्या है दोस्तों, इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर क्या किया था दोस्तों, राज किया था, शासन किया था, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे भी बात आती है किसकी, भोज प्रथम, या फिर इसको मिहिर भोज के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है ना। जो आगे जो मुख्य राजा था जिसका नाम था दोस्तों भोज प्रथम, या फिर इसको मिहिर भोज भी कह सकते हैं, भोज प्रथम या फिर इसको मिहिर भोज भी कह सकते हैं दोस्तों। तो यह राजा क्या था दोस्तों, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था ये भोज, या फिर जो मिहिर भोज है ये क्या था दोस्तों, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था ये। और इसके साम्राज्य में पंजाब का पूर्वी भाग, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग, अधिकांश भाग था, तथा ग्वालियर आदि क्षेत्र आते थे इसके साम्राज्य के अंदर। और ये शक्तिशाली राजा था दोस्तों। और इसके शासनकाल में अरब व्यापारी सुलेमान था, वो क्या था, भारत आया था। तो दोस्तों देख लो फिर से, भोजराज था वो शक्तिशाली राजा था दोस्तों, किसका, गुर्जर प्रतिहार वंश का। और इसके साम्राज्य के अंदर कौन कौन शामिल किए गए थे दोस्तों, पंजाब का कौन सा भाग, पूर्वी भाग, राजस्थान उत्तर प्रदेश का मध्य भाग, और जो कौन सा है, जो ग्वालियर है इसका जो अधिकांश भाग है इसके साम्राज्य में मिला लिया गया था दोस्तों। और इसके शासनकाल में जो आया था कौन, जो अरब व्यापारी था जिसका नाम था सुलेमान, जो हमारे देश में आया था, भारत के अंदर आया था दोस्तों, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी, जो 5 नंबर राजा था जिसका नाम था महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल राजा था दोस्तों, ये मिहिर भोज का क्या था, पुत्र था, इसका पुत्र था महेंद्रपाल राजा। महेंद्रपाल राजा कौन था दोस्तों, भोज प्रथम इसका पुत्र था, ठीक है ना। इसने अपने पिता से प्राप्त जो साम्राज्य था उसको सुरक्षित रखा, बचा करके रखा दोस्तों। फिर क्या किया इसने, और अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार भी किया। यानी कि जितना साम्राज्य इसने अपने पुत्र महेंद्रपाल को दिया था उसको तो सुरक्षित बचा करके रखा ही था इसने, प्लस में इसने जो इसके द्वारा दिया गया साम्राज्य था उसका विस्तार भी किया था दोस्तों इसने, ठीक है ना। और यह विद्वानों का संरक्षक भी था, जो विद्वान होते थे ना इसके दरबार के अंदर, राज दरबार में, उन विद्वानों का क्या करता था, ये समर्थक था दोस्तों, उनकी सुरक्षा करता था, संरक्षक था ये। फिर क्या किया दोस्तों, इसकी दरबारी कवि जिसका नाम था दोस्तों राजशेखर ने क्या किया, कर्पूर मंजरी जो क्या है नामक नाटक है इसकी रचना की थी राजशेखर राजा ने, ठीक है ना। और महेंद्रपाल राजा था ये क्या था दोस्तों, जो राजशेखर जो क्या था, कवि था, इसका क्या था, ये शिष्य था। तो राजशेखर राजा ने क्या की थी दोस्तों, राजशेखर कवि ने कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना की थी दोस्तों। और महेंद्रपाल था ये इसका शिष्य भी बन गया था दोस्तों। यानी कि जो महेंद्रपाल था ये राजशेखर का क्या बन गया, शिष्य बन गया था दोस्तों। और राजशेखर इसकी जो राज दरबार में एक कवि था दोस्तों, बहुत ही बड़ा विद्वान था ये। और इसने जो
कर्पूर मंजरी है, इस नाटक की रचना भी की थी दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे बात आती है दोस्तों किसकी, महिपाल की। तो राजा महिपाल की मैं बात करूं, महिपाल की, राजा महिपाल, तो ये महिपाल था, ये कौन था दोस्तों, यह महेंद्रपाल का पुत्र था। राजा महिपाल था ना, ये राजा महेंद्रपाल का पुत्र था दोस्तों। और इसने क्या किया दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की राजा जिसका नाम था इंद्र तृतीय तथा कर्सन द्वितीय से क्या हो गया था, ये हार हो गया था, हार हो गई थी इसकी। मैंने पढ़ाया भी था इससे पहले, यानी कि राष्ट्रकूट वंश की हमने बात की, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो कौन है, यानी कि जो कर्सन द्वितीय और जो इंद्र तृतीय है, इन्होंने क्या किया, महिपाल को युद्ध के दौरान हरा दिया था। तो ये महेंद्रपाल का तो पुत्र था, और ये राष्ट्रकूट वंश के राजा जिसका नाम था दोस्तों कर्सन द्वितीय और जो इंद्र तृतीय है, इनसे क्या हो गया था दोस्तों, ये युद्ध के दौरान हार गया था दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे दोस्तों मैं बात करूंगा राजा की, वो राजा कौन था, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस राजा का नाम क्या था दोस्तों, राज्यपाल। अब दोस्तों मैं आगे यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम राजा था, यानी कि राज्यपाल की मैं बात करूं, तो ये 7 नंबर राजा जिसका नाम था राज्यपाल। तो दोस्तों राज्यपाल था, यानी कि जब मोहम्मद जो गजनवी था, मोहम्मद गजनवी ने क्या किया, कनौज पर आक्रमण किया, तो उसमें कनौज का राजा कौन था दोस्तों, राज्यपाल था। वह बिना युद्ध किए भाग गया, यानी कि महमूद गजनवी से डर करके क्या हो गया, ये बिना युद्ध किए ही क्या हो गया, भाग गया था। क्योंकि महमूद गजनवी ने क्या किया, कनौज पर आक्रमण किया, और कनौज का राजा कौन था, ये राज्यपाल था। तो ये डर करके किससे, महमूद गजनवी से डर करके क्या हो गया, ये भाग गया था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या किया, उसने जो महमूद गजनवी था की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी राज्यपाल ने, यानी कि जो महमूद गजनवी था इसकी अधीनता क्या कर ली, स्वीकार कर ली थी। हार थी वो कि मैं हार गया आपसे, ये बात इसने स्वीकार कर ली थी दोस्तों। किससे, महमूद गजनवी से, ठीक है ना। महमूद गजनवी से जो ये हार गया था, इस बात की इसने क्या कर ली थी, मान्यता ले ली थी दोस्तों कि मैं आपसे हार गया हूं। और इससे पहले क्या हुआ दोस्तों, कनौज पर इसने कनौज पर आक्रमण किया, और कनौज पर किसका शासन था दोस्तों, राज्यपाल का शासन था। तो ये राज्यपाल था, ये इससे डर करके क्या हो गया, भाग गया था दोस्तों। और भागने के बाद में क्या किया इसने, इस राजा ने इसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी दोस्तों, ठीक है ना। फिर बाद में बात आती है कि कनौज के आसपास के जो राजपूत नाराज हो गए, इससे जो कनौज के आसपास के जो राजपूत थे ना, वो इससे नाराज हो गए थे कि आपने इसकी अधीनता स्वीकार क्यों की है दोस्तों। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, यानी कि जो गजनवी के वापस जाने के बाद, गजनवी कनौज से वापस चला गया, वापस जाने के बाद क्या हुआ दोस्तों, कालिंजर की चंदेल राजा जिसका नाम था दोस्तों क्या, गंड राजा था, उसके कहने पर राजपूत और जो राठौड़ राजाओं ने क्या किया, इसको मरवा दिया था दोस्तों, इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है ना दोस्तों। फिर बाद में बात करूँ दोस्तों कि जो यानी कि जो राज्यपाल था, ये इसके स्थान पे किसको बिठाया, फिर त्रिलोचन पाल को क्या किया, राजगद्दी पे बिठा दिया, कनौज की राजगद्दी पे, यानी कि त्रिलोचन पाल को क्या किया, जो कनौज की राजगद्दी थी, यानी कि इसकी राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया था, ठीक है ना दोस्तों। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राज था वो तो कब से, यानी कि जो वंश था ना, वो महिपाल के शासनकाल से क्या हो गया, समाप्त हो गया था दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश का तो शासन था वो, ठीक है ना, बिठा दिया। कनौज में क्या हुआ, गहड़वाल तथा राठौड़ वंश के क्या होगा, फिर से उदय हो गया दोस्तों। किस किस का, कनौज के अंदर गहड़वाल और जो राठौड़ वंश, गहड़वाल व राठौड़ वंश का क्या होगा दोस्तों, उदय हो गया था दोस्तों। गहड़वाल व जो राठौड़ वंश है इसका उदय हो गया दोस्तों, और गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या हो गया दोस्तों, अंत हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने जो आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो शायद आप समझ गए होंगे। यानी कि आज हमने बात की किस किस के बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात की है। तो आगे का जो टॉपिक होगा वो हमारा कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।